शादी की रात। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात मर्दों का वो राज बताया जो अगर कोई औरत जान ले तो मर्द औरत के सामने इतना मजबूर हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और वो राज ये है, सिर्फ शादीशुदा अफराद देखें। मेरी शादी जिस शख्स से हुई थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस शख्स ने मुझे मर्दों का वो राज बताया जिसने ना सिर्फ औरतों को ताकतवर बना दिया बल्कि इसकी जिंदगी से सभी मसाइल को जड़ से उखाड़ कर फेंका। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किसी मर्द का राज अगर औरत को पता चल जाए तो वो इतना बेबस हो जाता है। मेरा नाम मरियम है। मैं एक मुतवासित घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इन दिनों मैं शुमाली इलाके जात में अपने खाला से मिलने इनके आबाई गाँव गई हुई थी। हम लोगों को बड़ा अरसा हुआ था जब हम शहर में आकर आबाद हो गए थे। शहर में आकर जिंदगी अगरचा गुर्बत में गुजर रही थी पर यहाँ आजादी थी। अब्बा भी हमेशा कहते थे कि यह आजादी बहुत अच्छी है, जबकि अम्मा इस सिलसिले में बिल्कुल भी इनकी हिमायत नहीं करती थी। माँ कहती थी कि गांव में थे तो अपना खाते थे अपना पीते, अपनी भैंसें थी बकरी थी सब कुछ था, हमारे लिए किसी चीज की कोई कमी न थी। पर जब से हम शहर आए हैं सब कुछ डब्बे में खाने पर मजबूर हो गए। मेरी माँ की इन बातों को सुनकर अब्बा हंसते थे और कहते जब बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगी तब तुमको समझ आ जाएगा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अम्मा अब्बा की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। तभी एक दिन अब्बा बोले कि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला से मिलवाने गांव लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है अब्बा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसे भी इन दिनों मेरे इम्तिहानात खत्म हो गए थे। मैं गांव जाकर तरोताजा होना चाहती थी। यूं अब्बा इतवार के दिन मुझे घर से लेकर निकल गए थे। हम लोग इधर पहुंचे तो मैं गांव की सरजमीन देखकर बहुत खुश हुई। मैं बचपन में एक दफा गांव आई थी। इसके बाद तो अब्बा ने शहर में हम सबको इतना मसरूफ कर लिया कि गांव में आने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन आज इतने अरसे बाद गांव को देखा तो खुश हुई थी। पर यहाँ पर काबिल गौर बात यह थी कि एक भी औरत बाहर नहीं थी, यानी कि यहाँ की औरतें सिर्फ घर में ही रह सकती थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी। इनके लिए जिंदगी इन पर तंग कर दी गई थी, या यूं कहिए कि जिंदगी बहुत ही बेरंग थी। इन औरतों के लिए मुझे इस माहौल में रहने की आदत नहीं थी। अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम भी बुर्का पहन लो ताकि यहाँ पर कोई तुमको छेड़ ना सके। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ी। मैंने कहा अब्बा, मैंने आज तक जिंदगी में कभी बुर्का नहीं पहना, मैं यहाँ आकर कैसे बुर्का पहन लूं? मेरा तो दम घुटता है। अब्बा बोले ठीक है, फिर तुम ज्यादा जगहों पर घूमना फिरना मत करो। तुम तो जानती हो यहाँ औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अपने खाला से भी तुम घर में ही मिल सकती हो, इसके अलावा कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं अब्बा की बातों को समझ तो रही थी पर मेरे ख्याल में ये तरीका कोई अच्छा नहीं था कि औरतों को घर के अंदर रखा जाए। यहाँ के मर्द अजीब किस्म के थे जिनकी गैरत बंदूक की नोक पर होती थी। बस जरा सी कोई बात अपनी औरत को बुरी लगी और इसकी जिंदगी ही खत्म कर दी जाती। मैं इन बातों की कायल नहीं थी। मैं तो अपने साथ एक कैमरा भी लाई थी। मैं इस गांव की हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करना चाहती थी, इसलिए अब्बा ने मुझे एहतियात का हुक्म दिया था। वैसे तो अब्बा यहाँ एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे, इनको कुछ कह नहीं था, मेरी भी बहुत इज्जत थी। पर फिर भी लोग तो बड़े मुख्तलिफ ज़हन के मालिक होते हैं। लड़की को देखकर इंसान का रवैया वैसे ही बदल जाता है। मेरे साथ भी वो वाकया तभी हो गया जब अभी मुझे गांव में आए हुए दूसरा ही दिन था। मैं पहाड़ों पर खड़ी थी। दरअसल गांव में सख्त बारिश हुई थी। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मैं अपना कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ी। मैंने ये कोट पहन रखा था जो इंसान को ज्यादा सर्दी से बचाता है। मैं मफलर ओढ़कर पहाड़ों में मीटर गुश्त कर रही थी। मैं कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें बना लेना चाहती थी कि तभी एक लड़का मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरा। इसके पीछे एक आदमी था जो घोड़े पर बैठा हुआ था। इसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी।
जबकि मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी उधेड़ उम्र लग रहा था। मैंने जब इस नौजवान को देखा तो वो मुझे बेहद खूबसूरत लगा। इसका घोड़ा सफेद रंग का था, जबकि इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैंने इसी लम्हे एक भी इंतजार न किया और कैमरा सामने करके इसकी तस्वीर खींच ली। मैंने मुस्कुराकर देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। मुझे यूं देखने लगा जैसे इसने पहली बार किसी औरत को देखा हो। मैं इसकी नजरों से शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अपना सर दूसरी तरफ कर लिया और दूसरे मुनाजिर की तस्वीरें खींचने लगी, मगर इसकी नजरें कुछ और ही कह रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मुझे रास्ते में ही वो घोड़सवार दोबारा मिल गया। अब की बार वो मुस्कुरा रहा था और बड़े ही तरोताजा ज़हीन के साथ मुझसे बोलने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। मैंने कहा इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहने लगा लगता तो यही है कि आप शहर से आई हैं। हैरत की बात तो यह थी कि वो खुद भी बड़ा ही शहरी मालूम होता था। इसे देखकर लगता था कि जैसे इसका ताल्लुक गाँव से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से हो। इसका लहजा इंतहाई शाइस्ता था कि गांव में रहने वाले लोग ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते थे। मेरे दिल में वो एक अनजाने अंदाज में बैठ गया था। मुझसे कहने लगा कि मुझे ऐसा न देखना और ना ही आइंदा मेरी तस्वीर खींचना, वरना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, पर ना जाने क्यों वो मेरे दिल में उतर चुका था। मैं घर वापस आ गई और अपनी खाला से बातचीत करने लगी। खाला भी मेरे खसम सोचों को देखकर समझ गई कि जरूर कोई ऐसा वाकया हो चुका है जो मेरी दिल की दुनिया बदल चुका है। तभी खाला मुझसे इसरार करने लगी कि क्या बात है, तुम कहाँ गई थी। खाला से मेरी इतनी दोस्ती तो नहीं थी कि मैं इनको अपने दिल के सारे तासरात और तजुर्बात के बारे में बता दूं। वैसे भी मैं ये नहीं जानती थी कि वो ये सुनकर किस किस्म के रद्द अमल का इजहार करेंगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। खाला मुझसे पूछती रह गई। मैंने जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन मैं घर में ही कैद रही। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, शायद इसलिए कि मैं इसको अपनी कमी महसूस करवाना चाहती थी कि वो मुझ तक वापस लौट कर आए और मेरा पता ढूंढने। इसे भी तो मालूम हो कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, इसको आसानी से नहीं मिल जाऊंगी जैसे गाँव के लोग अमूमन इस लड़की को पसंद करते हैं। बस पूरे गाँव में मशहूर हो जाता है और कोई दूसरा इंसान वहाँ रिश्ता नहीं भेज सकता। पर मैं ऐसी वैसी थी जो इसको एक बार रिश्ता मांगने से मिल जाऊं। फिर मैंने सोचा हो सकता है वो मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाए। इसे क्या पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। यूं मैं एक दिन फिर शाम के वक्त घर से निकल गई। मैं इसी जगह पर जाकर तस्वीरें बनाने के बहाने बैठ गई। तभी मुझे थोड़ी ही देर में वो दूर से आता हुआ दिखाई दिया। इसकी खुशी आसमानों को छू रही थी। वो मेरे करीब आकर खड़ा हुआ तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। मैंने पूछा कौन, तुम क्यों यहाँ आई हो। बोला कि इतनी बच्ची ना बनो, तुम भी जानती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें पहले ही पसंद करता हूँ। खुदा के लिए मेरी हो जाओ, मुझसे शादी कर लो। मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। बोला कि तुम मुझे ना नहीं कह सकती। मैं इस गांव के सबसे बड़े पर इसरार खानदान का चश्मो चिराग हूँ। तुम अगर ना करोगी फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो चला गया। मुझे इस पर गुस्सा आया कि वो खुद को समझता क्या है। बिना बातचीत के ही शादी पर आमदा हो गया। वैसे ऐसा शहर के लड़के तो नहीं करते। पहली बातचीत करते हैं, फिर 7 महीने लड़की की तस्लील करते हैं, इसके बाद जाकर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। मुझे इसकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। वो मुझसे मुखल्लिस होकर शादी करना चाहता था। मैंने वक्ती तो गुस्सा किया, फिर यह बात भूल गई। घर आई तो खाला ने मुझसे इस बार भी यही बात पूछी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मगर अभी भी मैंने टाल दिया। मैंने कहा नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्या जानती थी कि 2 दिन बाद बाकायदा मेरा रिश्ता लेकर खाला के पास आ जाएगा। इसने ऐसा ही किया और खाला ने मुझे घूर कर देखा। बोली कि मैं तुझसे इतना पूछती रही, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। मैंने कहा खाला, मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। कौन है, ये मेरा रिश्ता लेकर क्यों आया है। मैं तो हरगिज शादी नहीं करूंगी। ऊपर ही ऊपर अनजान बन रही थी और खाला मेरी बात सुनकर बहुत हैरान थी। बोली कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। माना कि हम लोग भी जमींदार हैं, पर ये लोग तो बहुत ही ऊंचे खानदान के हैं। उन्होंने हमारे घर में रिश्ता मांगा तो यकीनन तुम इसके लड़के को पसंद आ गई होगी। मैं खाला की बातें समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है कि इतने आला खानदान का लड़का है।
मैंने आज तो किसी आला खानदान के बारे में नहीं सुना था। बहरहाल मैं खामोश हो गई थी। मैंने इस बात को ज्यादा ज़हन पर नहीं लिया। लेकिन 1-2 दिन बाद जब अब्बा जान और गांव वाले भी घर आए और मुझसे मेरी मर्जी पूछने लगे, तब मुझे हैरत हुई और मैंने इस मामले को संजीदगी से लिया। मैंने कहा, अब्बा, मैं तो इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, आप किस शादी की बात कर रहे हैं? बोले कि बेटा, वो इस खानदान के बल्कि इस पूरे गांव के तकरीबन सरबराह हैं। हर लोग इनकी इज्जत करते हैं। लोग इनके आगे अपना नाम लगाना भी फख्र समझते हैं। ये इतना ही इज्जतदार घराना है जितना कि एक मुल्क के लिए इसका बादशाह होता है। अब्बा की बात सुनकर मैं हंस पड़ी। अब्बा, सारी जिंदगी हम शहर में रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं और हमें भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप भी अभी तक गाँव की इन्हीं फलसुदा बातों पर और रिवायत पर यकीन रखते हैं जिनसे भागकर हम शहर आए थे। मेरी बात सुनकर अब्बा चुप हो गए। ऐसी बात नहीं है मेरी बेटी, मेरे भी हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई और लड़का तुम्हारा रिश्ता मांगता तो मैं हरगिज इसको हाँ नहीं करता, लेकिन रेहान मुल्क शहर से पड़ा हुआ है, इसके लिए तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अब्बा ने बेज़ाहिर ये मामला तो मुझ पर छोड़ दिया था, पर मैं जानती थी कि इस सब में मेरी मर्जी देखी और सुनी नहीं जाएगी। फिर जल्द ही मेरी शादी की बातें होने लगी। मैंने तो मुकम्मल तौर पर हाँ भी नहीं की, अगरचे मुझे रेहान मुल्क बहुत पसंद था, मगर मैं इस बात से बहुत डर गई थी। मैं जानती थी कि वो मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। ऐसे मर्दों की झूठी अना को तब तक तस्कीन नहीं पहुँचती जब तक अगले इंसान को माफ नहीं करती। मेरे दिल में तो अब रेहान मुल्क के खिलाफ नफरत उभरने लगी थी। जब मैंने इसे इस रिश्ते से मना कर दिया था तो मेरे माँ बाप से पूछकर जबरदस्ती मुझसे शादी ही क्यों करना चाहता है, मैंने दिल में सोचा। फिर मैं भी आकर रेहान मुल्क के घर आ गई। इस दिन मेरा दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था रेहान मुल्क अपनी तजलील का बदला मुझसे जरूर लेगा। वो मुझे सताएगा, तड़पाएगा, शायद वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएगा। यही बातें सोचकर मैं हलकान हो रही थी। अपने ख्यालात का इजहार अपनी खाला से किया तो बोली, पगली, यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता। तुमने अभी गांव की जिंदगी का मजा ही कब चखा है। ये लोग बहुत अच्छे और शरीफ लोग होते हैं। अपनी बीवी के अलावा किसी को मुड़कर नहीं देखते, वो किसी मुल्क की शहजादी ही क्यों ना हो। गाँव के लोगों की यही खुसूसियत तो शहरी लड़कियों को पसंद है। खाला की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई थी। बहरहाल मेरा शौहर जब शाम को कमरे में आया तो मुझे देखते ही बहुत खुश हुआ। इसने मेरा इस्तकबाल किया, ऐसा इस्तकबाल जो शायद ही किसी बीवी का किया गया होगा। मुझे इसने सोने के हार पहनाए, बोला कि मैं तुमको सोने में लाद कर ही रखूंगा। फिर मुझसे आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए या आजादी? मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गई। मुझे तुम चाहिए, मैंने पर इसरार लहजे में जवाब दिया तो वो हंस पड़ा। बस मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जिसे मैं अपने खानदान के मर्दों को सभी राज बता सकूं कि इस खानदान के मर्दों की कमजोरी क्या है और इसको औरतें अपनी ताकत बना सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मैंने इससे पूछा तो वो बेड पर बैठ गया और बोला, बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई तो वो मेरी इस अदा पर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि तुमसे डर क्यों लगेगा? रेहान मुल्क, क्या तुम कोई जिन हो जो मुझे खा जाओगे, जो मैं तुमसे डरने लगूंगी? मेरी बात सुनकर वो ताली बजाने लगा और बोला, वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे अंदाज के मुताबिक निकली चली आओ। मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ, तुम्हें वो राज बताऊं जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की है। ये कहकर मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। मैं हैरान थी कि ऐसा भी कोई शौहर करता है क्या कि शादी की पहली रात ही बीवी को कमरे से निकलकर कहीं और ले जा रहा है। ये बात मुझे बेचैन कर रही थी। खुदा जाने अब मुझसे अपनी किसी चीज का बदला लेने लग गया था। मैंने सोचा कि कहीं मुझे मेरे माँ बाप के घर जाकर तलाक तो नहीं देगा, और इसके तेवर ऐसे ही थे। वो बहुत खुश लग रहा था, जैसे इसने कोई चीज फतह कर ली हो। घर से निकलने के बाद मैंने देखा पूरा गांव काले अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ साईं साईं की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टडिया हो
वो अंधेरे में मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो या तो सिपाही है या फिर चोरियां करता है। इसको हर जगह अच्छे से अंदाजा था। वो जरा भी लड़खड़ा नहीं रहा था। थोड़ा आगे जाकर इसने अपनी जेब से टॉर्च निकाल ली और हर किसी रास्ते पर नजर डालकर दोबारा से टॉर्च को बंद कर दिया। फिर से अंधेरा छा गया। मेरा हाथ पकड़कर बढ़ने लगा, यहाँ तक कि हमें खेत के सरे पर पहुंच गए। यहाँ एक फांसी थी। इस गार पर हल्के से पौधे थे। यहाँ ऐसे लगता था कि यहाँ कभी कोई गुजरा भी नहीं। यहाँ एक बुरा दिहाना था। मेरे शौहर ने जब वो सब कांटे वगैरह इधर से हटाए और मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया। मैं इसी जोड़े में थी। मुझे लगता था ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ये मुझे खबर में दफनाने तो नहीं जा रहा। मुख्तलिफ ख्यालात मेरे जहन में थे। जैसे ही हम गार में दाखिल हो गए, मेरे शौहर ने दोबारा टॉर्च ऑन कर दी। अब पूरे गार में रोशनी ही रोशनी फैल रही थी, जबकि यह गार बड़ा अच्छा था। मतलब ये कि मिट्टी का बना हुआ था। इसमें तो बाकायदा घर जैसी सहूलतें मौजूद थी। ये बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का घर था। यहाँ पर हर तरफ आवाजें गूंजती थी। बोलने से आवाज टकराती और आखिरी सरे तक जाती थी। तो मेरे शौहर ने मुझे खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया कि तुम चुपचाप आगे बढ़ जाओ। हम लोग 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि हमारी टक्कर की चीज से हुई। मेरे शौहर ने देखा सामने एक लड़का खड़ा था और इसके साथ एक लड़की भी थी। खुदा जाने कि रात के इस पहर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, पर छुपकर कोने में बैठे हुए थे। ये देखते ही इनकी आंखों में गुस्सा आ गया, जबकि वो लोग हमें भी इसी नजरिए से देख रहे थे। मेरे शौहर ने इसे पहचानते हुए कहा, तुम गफूर के बेटे असद हो ना? जी सरकार, मुझे माफ कर दे। रिहान सर झुकाकर बोला था। कोई बात नहीं असद, तुम इस लड़के से मोहब्बत करते हो ना? इसे मिलने के लिए यहाँ लाए होगे। ऐसा ही है, लेकिन आइंदा नहीं लाऊंगा, वादा करता हूँ। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने ठंडी आह भरी और बोला, तो ठीक है, फिर मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी के साथ यहाँ आ सकता हूँ, कोई भी बहाना बना सकता हूँ। पर तुम यहाँ किसी लड़की के साथ नहीं आ सकते। तुम सिर्फ अकेले आ सकते हो। तुम जानते हो ना, सब लोगों ने तुम्हें कितना भरोसा करके ये जिम्मेदारी सौंपी है, और तुम यहाँ ये अनजान लड़की को लेकर आए हो। क्या मालूम कि ये लड़की दुश्मनों की है। ऐसा नहीं है सरकार, मेरा यकीन करे, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे, इसके अलावा हम दोनों के दरमियान और कुछ भी नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी कि रात का माहौल और इसमें ये सनसनी खेज मनाजिर, मुझे डर लग रहा था। फिर मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ किसी खास मकसद के तहत आया हूँ। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। सुरिंग शुरू से ही आखिर तक हथियार से भरी हुई थी। फिर हम लोग वो देखकर घर आ गए। अब मेरे शौहर मुझे अपना सारा मंसूबा बताया और वो राज जो भी मुझे सुनाना चाहता था, दिखाना चाहता था। यूं मेरे शौहर के बताए हुए सभी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जिस दिन हमें अपने आखिरी मंसूबे पर अमल करना था। मेरे शौहर ने कहा, आज हफ्ते का दिन है, औरतों को भी आजादी हासिल होनी चाहिए। एक दिन सब औरतें गाँव में खेल खेलेंगी और मर्द गाँव से बाहर चले जाएंगे। मेरे शौहर ने खुदा जाने ये सारा इंतजाम कैसे किया, पर जाहिर है गाँव की औरतें भी एक ही जगह मसरूफ रहती थी, हर वक्त घरों में कैद रहती। तो मर्दों ने भी ये बात मान ली कि जब कोई भी मर्द गाँव में नहीं रहेगा तो औरतें बाहर निकलकर घूम फिर सकती हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। गाँव की बाजी जगह तो उन्होंने देखी ही नहीं थी। इसी बहाने वो गाँव की सैर कर लेगी। ऐसा हर हफ्ते हुआ करेगा। मर्दों ने यह बात बड़ी आसानी से मान ली थी, क्योंकि हर घर में औरतों ने इस बात का साथ दिया था। इसके पीछे मेरा हाथ भी था, क्योंकि मैं घर घर जाकर औरतों से ये बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। हफ्ते का दिन आया तो सब लोग गाँव से बाहर चले गए। अब गाँव में सिर्फ औरतें ही रह गई थी। औरतों ने मिलकर मेरे कहने पर सिरिंग का रुख किया। वहां से सभी ने मिलकर इस्लाह की, बोरियां उठा ली और गधों पर लाद कर करीबी थाने तक पहुंचा दी। इस अमल में हमें तकरीबन 5 दिन लग गए थे, पर असल से पहले हम ये सारा काम करके फारिग हो गए थे। पुलिस ने इस्लाह लेकर औरतों को बहुत ज्यादा शाबाशी दी और इस पर इनका शुक्रिया भी अदा किया कि पूरे गांव में किसी के पास कोई बंदूक इस्लाह नहीं था। जब शाम को असर के बाद मर्द घर वापस आए, अपने हथियार ना पाकर परेशान तो बहुत हुए, पर जब इंसान नेकी का काम करता है तो अल्लाह भी इसका साथ देता है। गाँव में कुछ अरसे से दुश्मनों में होने वाले खतर में इजाफा था। इसी वजह से मेरे शौहर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश की, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक आदमी से कह दे कि तुम अपना इस्लाह छोड़ दो और वो अपने आप को निताह कर लो तो वो कोई भी बात ना मानता।
लेकिन जब पूरे गांव का इस्लाम मिलकर इस थाने में पहुंचा दिया गया था तो फिर किसी ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि सब लोग अमन कायम होने पर खुश थे। अब गांव में ना ही किसी को इस्लाह रखने की इजाजत था और ना ही कोई इसके लिए कोशिश करता था, क्योंकि हमने एक बार ही मिलकर ये कोशिश कर ली थी कि गाँव को पर अमन बनाया जा सके। मेरे शौहर आज भी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी देखकर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी औरत ही कर सकती थी। क्योंकि अगर कोई गाँव की लड़की होती तो वो तो डर जाती, पर तुमने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, जबकि मैं भी अपने शौहर की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी आने वाली नस्लों को खतरे और गारत से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।